नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। और आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा की कार्यवाही की, जहां धारा 370 को लेकर हंगामा हो गया। माननीय विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई, नौबत हाथापाई तक जा पहुंची। मार्शलों की माननीयों को संभालना पड़ा। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दिया गया, मगर उसका जिन्न जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रकट होने लगा है। बुधवार को बीजेपी के विरोध के बीच जम्मू कश्मीर के विधानसभा में अनुच्छेद 370 फिर से बहाल करने का प्रस्ताव पास किया गया। इस मुद्दे पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच बहस शुरू हो गई है। लेकिन गुरुवार को सदन का माहौल तब गर्म हो गया जब एक विधायक सदन में एक पोस्टर लेकर पहुंच गए, जिसमें आर्टिकल 370 की बहाली की मांग की गई थी। ऐसे में बीजेपी विधायक भड़क गए और वह सब हो गया जो नहीं होना चाहिए। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि कुछ सवाल उभर रहे हैं और उन सवालों को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक पार्टियां धारा 370 के बहाली को लेकर बेचैन क्यों हैं। साथ ही जानेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा द्वारा आर्टिकल 370 के बहाली का प्रस्ताव पास होने के क्या संवैधानिक महत्व हैं। साथ ही साथ यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में पोस्टर लेकर पहुंचना माननीयों को कितना शोभा देता है। विधानसभा में धारा 370 पास हो जाने के बाद पोस्टर लेकर पहुंचना क्या कहलाता है। क्या बीजेपी को भड़काने के लिए यह पोस्टर लेकर गए थे? तो आइए शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में गुरुवार को एक बार फिर घमासान हुआ। आर्टिकल 370 के मसले पर जमकर बवाल हुआ और मारपीट की नौबत आ गई। वजह यह थी कि बुधवार को इस बारे में एक प्रस्ताव आया था और फिर गुरुवार को सुबह पोस्टर लहराए गए। इन पोस्टरों में आर्टिकल 370 वापसी की मांग की गई थी। इन्हें देखते ही बीजेपी के सदस्य भड़क गए और जमकर बवाल मचा। इससे हाथापाई तक की नौबत आ गई। अब इसे लेकर बीजेपी हमलावर है और उसके सीधे गांधी परिवार पर हमला किया है। स्मृति ईरानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ऐसा प्रस्ताव रखना भारत के संविधान के खिलाफ है। स्मृति ईरानी ने कहा है कि आज मैं भारत के उस गुस्से की बात कर रही हूं जो भारतीय संविधान के खिलाफ लोगों में है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडी अलायंस ने सदन में भारतीय संविधान के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। यह प्रस्ताव भारतीय संविधान के खिलाफ है और सुप्रीम कोर्ट की राय की भी अवहेलना करता है। सुनिए स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है। इंडिया अलायंस ने कल पारित किया, उसके अंतर्गत वो जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान के खिलाफ एक नई जंग लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज मैं इंडिया अलायंस के नेताओं से पूछना चाहती हूं कि भारत की पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय सबको मान्य है, उस निर्णय का अपमान, उस निर्णय की अवहेलना करने का अधिकार कांग्रेस को, एनसी को देश में किसने दिया? तो सवाल यहां पर यह है कि आखिर जो भी चीजें सामने आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं। धारा 370 क्या है, आप हमारे टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे आप समझ सकते हैं। जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसके एक अलग संविधान थे, 2 झंडे थे, इसको खत्म कर दिया गया। इसको 2019 में इसे खत्म किया गया और अब इसी को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि इसे जो धारा 370 और 35A था, इसे पुनः बहाल किया जाए। इसको लेकर
गर्मा गर्म बहस भी हो रही है। आज के जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह दृश्य विधानसभा जम्मू कश्मीर के हैं और इसमें इस बात को लेकर ये गुत्थम गुत्थी हो रही है कि एक माननीय सदस्य एक पोस्टर लेकर पहुंच गए थे और उस पोस्टर में धारा 370 की बहाली से संबंधित बातें लिखी थी, जिसको देखकर बीजेपी जो विधायक थे वो भड़क गए। उनके हाथ से पोस्टर लिया और उन्हें आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजय सिंह जी, नेता बीजेपी, अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे अनिल सिंह चौहान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। चौहान साहब, सवाल यहां पर यह है कि बीजेपी कह रही है कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा ने प्रस्ताव पास किया है वो गैर संवैधानिक है। अलायंस में हैं आप जम्मू कश्मीर में, इसलिए जवाबदेही आपकी भी बनती है। कुछ क्या कहेंगे? जम्मू कश्मीर में हम अलायंस में हैं, लेकिन हमने बाहर से समर्थन दिया है सरकार को। दूसरी बात यह है देवेंद्र जी कि कोई भी इस तरह का वो असंवैधानिक प्रस्ताव नहीं कहा जा सकता, जितना मैं विधि को जानता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में जो मीडिया ट्रायल स्मृति ईरानी जी ने किया, जो मीडिया ट्रायल किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर, वो निंदनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने को कहा था कि अगर बहुमत से सरकार चाहे तो हटा सकती है। अगर केंद्र की ही सरकार कल उसको बहाल करना चाहे तो भी सर्वोच्च न्यायालय नहीं कहेगी कि आपने क्यों फिर से उसको बहाल कर दिया साहब। तो देखिए, वो सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यह बहुमत वाली सरकार का विषय है। दूसरी बात, जो विशेष राज्य का दर्जा जम्मू कश्मीर को तात्कालीन हालात जब जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में विलय किया गया, उस समय ऐसे बहुत से अलग से उसको उस स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और लगातार उसमें संशोधन भी किया गया, लगातार माहौल भी बनाया गया, चाहे वो सरकारें किसी की भी रही हो, और उसको हिंदुस्तान की मुख्यधारा में जोड़ा गया। तत्कालीन परिस्थितियों में उस समय के हमारे पूर्वधाओं ने, हमारे पुरखों ने जो निर्णय लिए वो उस समय की आवश्यकता थी। उसके बाद जो लगातार वहां कम से कम मैं समझता हूं कि 35 से 40 संशोधन जम्मू कश्मीर के मामले में संविधान में हुए, तो लगातार संशोधन होता रहा। उसमें अनुच्छेद 370 पर भी संशोधन हुआ, लेकिन इस तरह से उसको प्रचारित करना या इस तरह से उस पर सेंसेशन पैदा करना गलत है। अगर वहां के स्टेट असेंबली में कोई प्रस्ताव आया है तो उस पर बातचीत होनी चाहिए। जो वहां मारपीट हो रही है, जिस तरह की स्थिति हो रही है, चाहे किसी भी दल के लोग, वो मैं समझता हूं लोकतंत्र के हित में नहीं है। इस तरह की चीजें सामने नहीं आनी चाहिए। रहा सवाल आर्टिकल 370 का, तो देखिए कांग्रेस का स्टैंड बहुत क्लियर है कि हमको प्रक्रिया पर आपत्ति थी। वहां के लोगों को भी विश्वास में लेकर यह काम किया जा सकता था। उसके पहले भी जम्मू कश्मीर जब स्पेशल स्टेट था तो बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां कांग्रेस के शासनकाल में वहां सुधारी गई, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए गए और लगातार उसको मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास किया गया। वो प्रयास अनवरत किया जाना चाहिए, निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। पर देवेंद्र जी, एक प्रक्रिया होती है किसी भी काम को करने की, कहीं से वो तानाशाही का रूप ना ले लोकतंत्र में। इसका बहुत बड़ा ध्यान केंद्र की सरकार को रखना चाहिए, जो भी निर्वाचित सरकार हो। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई प्रस्ताव ला रही है, अगर वो असंवैधानिक है या गलत है, तो बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके तहत उस प्रस्ताव को या तो ठुकरा दिया जाएगा या तो न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन इस तरह की मारपीट की स्थिति पैदा करना असेंबली में, गरिमा को लगातार भंग करना, पोस्टर ले जाना क्या उचित है? बहुत गलत मानता हूं। पोस्टर ले जाना उचित है क्या देखिए असेंबली में? देखिए, ये सभी दलों के लोगों ने पोस्टर ले जाने का काम, वहां अपनी डिमांड करने का काम किया है पहले भी। अब वहां की विधानसभा में क्या व्यवस्था है, क्या वहां कोई बैनर या पोस्टर ले जाना सही है या नहीं, हम लोगों ने तो लोकसभा में भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी कई बार लेकर गए हैं और वहां नोटों की गड्डियां भी लहराए हैं, वहां पोस्टर्स भी लहराए हैं। तो देखिए,
ये कह देना कि पोस्टर ले जाना बहुत असंवैधानिक है या गलत है, अगर वहां की विधानसभा में क्या परिस्थितियां हैं, क्या लागू किया गया है, वो मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं करूंगा उस पर टिप्पणी। पर बैनर, पोस्टर या कोई डिमांड लोकतांत्रिक तरीके से करना एक बार सदन में फिर भी ठीक है, लेकिन मारपीट की स्थिति पैदा करना वो निश्चित रूप से, चाहे किसी भी दल का व्यक्ति हो, उसकी आलोचना होनी चाहिए, वो गरिमा के विरुद्ध है। और अगर बैनर पोस्टर पर भी रोक है तो उसको नहीं ले जाना चाहिए। सदन की अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन होना चाहिए। और स्मृति ईरानी जी जैसे नेताओं को, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रही है, ठीक है आज वो जनता ने उनको नकार दिया है, वो चुनाव हार गई है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है, लेकिन वो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मीडिया ट्रायल और इस तरह की बातें कहना कि ये असंवैधानिक है पूरी तरह, अकेले वो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बन जाए, ये भी सही नहीं है। इस मामले में देखिए, जो मैं जहां तक संविधान को समझता हूं कि ऐसा कोई कानून ला भी सकती है सरकार, उसको हटा भी सकती है और फिर उसकी वापसी भी कर सकती है। कृषि बिल मोदी जी लेके आए थे, बाद में उसको हटाए, क्या लाए तो उसको हटा नहीं सकते। तो देखिए, इसको इस तरह से प्रस्तुत करना, सेंसेशन पैदा करना इस मामले में, और पूरे देश में इसमें सेंसेशन पैदा करके दूषित राजनीति करना, ये बहुत निंदनीय है। जी, दूषित राजनीति बीजेपी कर रही है और इस तरह से मीडिया ट्रायल नहीं करना चाहिए स्मृति ईरानी जी को, ये आरोप है अनिल सिंह चौहान जी का। संजय सिंह जी, आपका जवाब। अब अनिल सिंह चौहान जी ने बड़ी बड़ी बात की कह डाली। अरे जी, आपके नेता राहुल गांधी देश के अंदर पिछले लोकसभा चुनाव में एक लाल की गुटखा लेके घूमते थे, बताते थे कि संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। देवेंद्र जी, आवाज नहीं पहुंच रही है सभा में, तो संविधान की आवाज भी आप लोगों ने, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप दाएं बाएं की बात कर रहे हैं। 5 वर्ष 3 महीने पहले सरकार लोकसभा में ये 370 को हटा दिया गया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत लंबी बहस हुई है इसके ऊपर, तमाम इसमें पिटीशन दाखिल हुई, सबको सुनते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जायज है, ये ठीक है। अब आप उसको सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल बता रहे हैं। देखिए, ट्रायल तो आपका हो रहा है देश के अंदर, ये अब आपका दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। आपको मालूम होना चाहिए, देश की जनता को भी पता है, आपको शायद नहीं मालूम है, लेकिन देश की जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जब नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलायंस हो रहा था, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो इलेक्शन घोषणा पत्र में खुला डिक्लेरेशन था कि 370 की हम बहाली करेंगे, लेकिन उसके बाद भी 370 असंवैधानिक हो गया है। उसको इंडोर्स करने के लिए कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन कर लिया। अब आप दाएं बाएं की बात कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं क्योंकि आपके सामने दिक्कत खड़ी हो गई। आप बहुत चतुराई के साथ बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि जानते थे कि आपकी जो NCA-NDA अलायंस गठबंधन है वो इस प्रस्ताव को लाएगी, तो आपने बहुत चतुराई से कहा कि नहीं साहब, हम सरकार में शामिल नहीं हुए क्योंकि आपकी फजीयत होने वाली थी। तो आप जानते थे, लेकिन ये दोगलापन, ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा इशू इस देश के अंदर बनेगा। आप दलित हितैषी और आदिवासी हितैषी बनते हैं, 370 पुनः बहाली करने पर आप दलितों और जो आदिवासी हैं उनके हितों का गला घोटने जा रहे हैं, उनके हितों की हत्या करेंगे। और पहले ही की थी आपने। नेहरू जी ने जो शेख अब्दुल्ला को खुश करने के लिए इस देश को के साथ जो तमाशा बनाया था, आप जानते हैं कि सरदार पटेल के दृढ़ निश्चय के चलते हैदराबाद को भारत में शामिल होना पड़ा था। आपने सरदार पटेल जी की चलने नहीं दी। आपने 1/3 हिस्सा जो भारत की सेना और जीतने वाली थी उसमें पाकिस्तान को हैंडओवर करा दिया। तो आपका चरित्र पूरा देश जान चुका है। आप क्या बातें करते हैं। आज संविधान की आप हत्या में शामिल हैं आप लोग। आप बच नहीं सकते इस बात से। जी, बच नहीं सकते इस बात से। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हम आपके पास आना चाहेंगे। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में जो दृश्य सामने आए हैं, विधानसभा के जो दृश्य सामने आए हैं, वास्तव में ऐसे दृश्य सामने नहीं आने चाहिए। यह माननीयों का चरित्र सामने आता है इस तरह से, बहुत कष्ट होता है। देश विदेश में ये फुटेज चलते हैं तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। लेकिन चलिए, ये हो गया, दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल यहाँ पर यह है कि ये स्थिति उत्पन्न क्यों हुई। धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है,
फिर प्रस्ताव पास करने की मजबूरी क्या है, और क्या ये प्रस्ताव पास करना आखिर क्या कहलाता है, इसके संवैधानिक मायने क्या हैं, हम आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता की कोई बात ही नहीं सुन पाए, तो मतलब कैसे डिबेट का अधूरा रह जाती है। जी जी। ये कई बार आपके यहाँ ये प्रॉब्लम होती रहती है कि हम सुन ही नहीं पाते हैं क्या बाकी प्रवक्ता क्या बोल रहे थे, इसको पहले तो दुरुस्त करा दिया करिए। जी जी। हाँ, जो आपने बात की, 2-3 सवाल आपने उठाए। एक तो माननीयों का चरित्र, तो ये कोई नई घटना नहीं है, ये कोई पहली बार घटना नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में तो माइक फेंके गए थे, लहूलुहान हो गए थे माननीय। तो ये तो और कई विधानसभाओं में भी वहाँ धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं हो गई। तो ये कोई वो नहीं है। इसको चरित्र की जहाँ तक बात करी, तो ये तो अब सत्ता के लिए और उसके लिए अब मुद्दों की बात तो विधानसभा में होती नहीं है। अब तो सत्ता के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए सारी चीजें की जाती है, और उसी पर ये हंगामे भी होते हैं, और हंगामे कभी कभी मारपीट में तब्दील हो जाते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में भी हुआ और आज जम्मू कश्मीर में भी देखने को आपको इस पर दिखाई दे रहा है। दूसरी बात आपने कही कि इसका संवैधानिक महत्व क्या है। देखिए, इसका संवैधानिक महत्व की जहां तक बात है, तो अब इसको ये सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब ने जब ये बैठक विधानसभा की होने की थी, तो उससे पहले उन्होंने ये बात सदन में कही कि हम स्टेट फूड को लेकर बातचीत करेंगे, 370 पर कोई मतलब नहीं है, उस पर मामला ठीक है। लेकिन उसके बाद जब अचानक ये 370 ला दिया गया, और जो मुख्यमंत्री ने कहा वो उससे ही मुकर गए, तो इसका क्या उचित है। मुख्यमंत्री को कोई बात अगर 370 लाना ही था, तो बगैर उनकी परामर्श के, बगैर उनकी अनुमति के, बगैर उनके विमर्श के तो नहीं हो सकता। तो ये उमर अब्दुल्ला को सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। ये एक बड़े राजनेता है, मुख्यमंत्री हैं, और उनसे वो बचकानी बातें, कहा कुछ जाए करा कुछ जाए। लेकिन अब ये कोई बचकानी उनकी ही नहीं है, ये अब लोकसभा में भी होने लगा है और विधानसभाओं में तो होता ही रहता है। तो इसीलिए उसकी गरिमाएं जो है, गरिमा है विधानसभाओं की या लोकसभाओं की, वो धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। लोगों का ये सदन जो है, वो देश की समस्याओं के लिए जो होते हैं, वो अब हास्य के पात्र बनते जा रहे हैं सदन, ये आम जनता के बीच में। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ इसलिए प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि वो उन्होंने वहां की जनता को चुनाव लड़ते वक्त ये बात कही थी कि हम 370 बहाली के लिए पूरा संघर्ष करेंगे। तो संघर्ष क्या करेंगे, इसको जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार आपस में मिलकर कोई चीज नहीं होंगी तो संभव नहीं है। इस पर राष्ट्रपति उस पर उसको हस्ताक्षर कर चुके हैं। 370 हट चुका है, 35A हट चुका है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रस्ताव ला के सिर्फ जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाने का एक काम किया गया है कि देखिए हमने आपसे कहा था तो हम विधानसभा में ले आए और ला के हमने वहां रख दिया। आप केंद्र सरकार को करना, तो केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट है, केंद्र सरकार तो शुरू से कहती चली आ रही है। तो इसके क्या मतलब है, ये अलावा जम्मू कश्मीर की या देश की जनता को बेवकूफ बनाने के अलावा मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका कोई वैधानिक महत्व है। क्योंकि इसको अब राज्यसभा विधानसभा के पास तो कोई अधिकार है नहीं कि वो हटा दे 370। वो तो प्रस्ताव ले आई, तो ये कहने के लिए ले आई कि साहब प्रस्ताव ले आए, तो ये तो सब लोग चिल्ला ही रहे पहले से कि साहब ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। तो ठीक नहीं है तो कोर्ट में गए, कोर्ट ने भी उसको जस्टिफाई कर दिया। तो अब ठीक नहीं है तो क्या कर रहे हैं आप। ये सिर्फ बेवकूफ जनता को बनाने का एक उपक्रम है। इसके अलावा इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई चीज है। और देश की जनता भी है कि जो इन ऐसे लोगों के बहकावे में आती रहती है और वोट देती रहती है। कहते कुछ है, करते कुछ है। तो ये जो सबसे बड़ी बात है, ये तब हो गया कि जब ये अचानक 370 ले आया गया, और जब ले आया गया और पोस्टर लहराया गया उसमें बीजेपी के
विधायकों ने उस पर आपत्ति करी और उसी को लेकर वहां मारपीट का दौर शुरू हो गया, धक्का मुक्की हो गई और उसके बाद मार्शल को उनको निकालना पड़ा। तो ये एक शर्मनाक घटना तो है ही। एक जहां पढ़े लिखे लोग, समझा जाता है कि पढ़े लिखे लोग हैं, देश के संविधान बनाने में या जो कानून बनाने में, वहां के विकास की, उस पर तो कोई बात हो नहीं रही है कि कैसे वहां आतंकवाद रुके। इस पर तो कोई चर्चा नहीं की गई कि नहीं, हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ कैसे शांति बहाली हो, कैसे इस राज्य की आर्थिक स्थिति बेहतर हो, कैसे यहाँ पर जो है जो आतंकवादी घटनाएं रोज हो रही हैं इन पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए, आम जनता को क्या संदेश देने की कोशिश जाए, उस पर नहीं है। 370 हटाएंगे, 370 हटाने से क्या वहाँ बहाली आ जाएगी, आतंकवाद मिट जाएगा, वहां की गरीबी दूर हो जाएगी, वहां की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी? लेकिन नहीं, वास्तविकता यह है कि उनको इससे कोई मतलब नहीं है और उस पर कोई डिस्कशन करना भी नहीं चाहता है। वो तो ये चाहते हैं कि कैसे हम जनता को बेवकूफ बना के हम अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करें। ये सिर्फ प्रस्ताव राजनीतिक उल्लू सीधा करना और देश की जनता को या जम्मू कश्मीर की जनता को बेवकूफ बनाने का एक उपक्रम है, इससे ज्यादा महत्व नहीं करता। जी, इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। हम पुनः रुख करेंगे अनिल सिंह चौहान जी की तरफ। और अनिल सिंह चौहान जी, जैसा कि अभी हमारे विद्वान राजनीतिक विश्लेषक प्रमोद गोस्वामी जी ने कहा कि विधानसभा में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की नीति स्पष्ट है। तो ये बेवकूफ बनाने की प्रक्रिया तो चली रही है राजनीतिक दलों द्वारा, मतलब सीधे सीधे जो समझ में आ रहा है उस पर भी बेवकूफ बनाने वाली बात, कहां तक चलेगा ये? देखिए देवेंद्र जी, मैं हमारे विद्वान जो विश्लेषक आज बैठे हैं गोस्वामी जी, उनकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं कि निश्चित रूप से अगर किसी केंद्र की सरकार ने कोई विधेयक पास किया है या कोई संविधान संशोधन किया है, उसको कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं बदल सकती। स्टेट गवर्नमेंट को एक्चुअली संविधान में संशोधन करने का पावर ही नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोई प्रस्ताव पास करके देगी भी तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी क्लियर है, जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा कि वो इस मामले में अपना स्टैंड क्लियर रखी है कि हम 370 की बहाली नहीं करेंगे। तो लेकिन ये जो स्मृति ईरानी जी ने कहा कि ये असंवैधानिक है या ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं अभी भी आपको फिर कहूंगा कि अगर केंद्र की सरकार का ये स्टैंड होता कि वहां से प्रस्ताव पास होके आता और यहां उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जाती बहुमत से, तो ये फिर से 370 की वापसी हो सकती थी। ये कह देना कि वो एक बार पास हो चुका है, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो चुका है, इसलिए दोबारा उस पर कोई कानून नहीं बन सकता, मैं इसको गलत मानता हूं। उसको केंद्र की सरकार चाहे महामहिम का हस्ताक्षर हो और विधिवत प्रक्रिया से पुनः किया जा सकता है, वो अलग बात है। देखिए कि यहां इस विषय में कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है कि हमने उसके तरीके का विरोध जरूर किया था, लेकिन इस प्रस्ताव की हमें जानकारी नहीं थी। इस तरह का प्रस्ताव विधानसभा में आने वाला है, इस तरह का प्रस्ताव आया और उसको पारित किया वहां की जो लोकल नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है उसने, उस विधानसभा में पारित हुआ। हमारा कहना यह है कि हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस मामले में बैठेंगे, अपनी रणनीति स्पष्ट करेंगे, पर यह बात जरूर है कि इस तरह से जो कहना चाहिए कि नैतिकता को लगातार, नैतिकता से परे इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, वो बहुत चिंता का विषय है। देवेंद्र जी, एक चर्चा और आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि गोस्वामी जी ने इस विषय को लाया कि नेता मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, बेरोजगारी पे बात नहीं करना चाहते, महंगाई पे बात नहीं करना चाहते, भुखमरी पे बात चाहते, विकास पर बात नहीं करना चाहते, धार्मिक मुद्दों को छेड़ना चाहते हैं। ये मंगलसूत्र, भैंस, मुजरा, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल उपराष्ट्रपति धनखड़ जी महामहिम रायपुर में राज्योत्सव में कहते हैं कि धर्मांतरण पर देर हो सकती है, जल्दी नया कानून बनाना चाहिए, धर्मांतरण धड़ल्ले से जारी है। तो धर्मांतरण अगर धड़ल्ले से जारी है तो 11 साल से केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, 15 साल पहले रमन सिंह सरकार थी छत्तीसगढ़ में, और अभी 1 साल से विष्णुदेव सरकार है। तो क्या उसको सरकार के सामने या सिस्टम के सामने वो बयान देने की बजाय एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति पब्लिक मीटिंग, राज्योत्सव में इतने गरिमामयी कार्यक्रम में कह रहा है कि देर ना हो जाए, कानून बनाना चाहिए था। तो साहब, क्यों नहीं बनाया गया कानून? क्या सिर्फ धर्म के नाम पर सेंसेशन इस देश में चलेगा और इस तरह से सेंसेशन पैदा करके राजनीति की जाएगी वोट की? छत्तीसगढ़ में कुल 3.5% अल्पसंख्यक है, कई ऐसे स्टेट हैं जहां 2-3% अल्पसंख्यक है, वहां बहुसंख्यकों में द्वेष
और नफरत पैदा करके वोट की राजनीति की जा रही है। चाहे ये कोई भी दल करे, और बड़े संवैधानिक पद पर बैठे लोग इस तरह के बयान जब देते हैं तो इस देश के लोकतंत्र पर यह गंभीर खतरा है। जो हमारे संविधान की मूल अवधारणा है, पंथ निरपेक्ष, सभी धर्मों, जातियों और वर्गों के लिए समान अवसर वाला राष्ट्र होगा, उस पर संविधान की मूल जो अवधारणा है उस पर कुठाराघात करने का काम लगातार केंद्र की सरकार में बैठे मंत्री और नेता करते हैं। लगातार इनके केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के कैंडिडेट कहते हैं कि संविधान आवश्यकता पड़ा तो हम बदल देंगे, कभी कहते हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कभी कहते हैं हम ऐसा कर देंगे, कभी कहते हैं हम ये कानून ले आएंगे। लेकिन आप व्यवहारिक तौर पर देखें तो ये सिर्फ वोट लेने की राजनीति जो होती है, ये कहीं ना कहीं से वोट की राजनीति प्रभावित कर रही है। दूसरा, मैं ये बात और कहूंगा कि कुछ चंद उद्योगपति जो इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह, सुरसा की तरह बढ़ रहे हैं, वो जो चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, लोकतंत्र को प्रभावित कर रहे हैं, वो भी गंभीर चिंता का विषय है। लोकतंत्र को बचाना है तो इन दो चीजों को रोकना बहुत आवश्यक है। जी, संजय सिंह जी, जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी ने एक बात कही कि कांग्रेस को यह पता नहीं था कि इस तरह के प्रस्ताव आने हैं, लेकिन हाँ, प्रस्ताव आ गया। अब अलग बैठ करके उनके नेता चर्चा करेंगे। ये अनिल सिंह चौहान जी ने क्या बात कही है, आपकी प्रतिक्रिया इस पर हम चाहेंगे। पता नहीं जी। अनिल सिंह चौहान जी की मैं बात नहीं करता हूँ। कांग्रेस वाले बड़े भोले बन जाते हैं, बड़े इग्नोरेंट बन जाते हैं। ये इनको चप्पे चप्पे की खबर रहती है इस देश के अंदर, कहाँ क्या हो रहा है, कौन कितने पदों पर बैठा है, कहाँ क्या कहते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में क्या अवार्ड मिल रहे हैं, क्या मतलब पूरी दुनिया की खबर कांग्रेस के पास रहती है। और जिनसे इनकी दोस्ती है, जो इनके गठबंधन के लोग हैं, जिनका खुला डिक्लेरेशन है, चुनाव साथ मिलकर लड़े हैं, मतलब देखिए जो देश को 60-65 साल इन लोगों ने बेवकूफ बनाया और आज टीवी चैनल पर खुले बैठ कर फिर बेवकूफ बना रहे हैं। तो अनिल सिंह चौहान जी, अब जनता मूर्ख नहीं रह गई है। आपने देश को बहुत बेवकूफ बनाया है, जनता बहुत समझदार हो गई है। मैं दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ, इन्होंने महामहिम उपराष्ट्रपति जी की बात कही है। अब देखिए, बेशर्मी की हद पार कर जाते हैं कांग्रेस के लोग। धर्मांतरण का मुद्दा उठा रहे हैं, जिसपे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर चिंता जताई है कि धर्मांतरण देश के लिए बहुत घातक है, देश के भविष्य के लिए घातक है। अब ये कह रहे हैं कि साहब इतने साल से सरकार थी, भाई आपकी सरकार पंजाब में थी 5 साल, और देखिए वहां क्या स्थिति बन गई है। वहां क्रिश्चियन मिशनरी बड़ी बड़ी दुनिया, एशिया की सबसे बड़ी चर्च बनवा दी इन लोगों ने, और ये भाषण डाल रहे बैठ के। तो देखिए, इनका तो विरोधी जो देश विरोधी ताकतें हैं उनके साथ अलायंस है। ये भारत को ये पंथ निरपेक्ष बता रहे हैं। ये भी सबसे बड़ा असंवैधानिक है जो सेक्युलरिज्म शब्द डाला है 1900 उसमें इंदिरा जी ने, वो सबसे घोर असंवैधानिक काम है इस देश के अंदर, इससे चर्चा ही नहीं होती है। मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ, इससे ज्यादा बड़ा संवैधानिक घोर काम असंवैधानिक हो ही नहीं सकता है। जब ना लोकसभा थी, कोई सदन नहीं था, कार्यकाल पूरा हो गया था, गैर कानूनी ढंग से, असंवैधानिक ढंग से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द डाल दिया गया संविधान के अंदर। इससे ज्यादा असंवैधानिक काम देश में क्या हो सकता है? ये इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। देश देखिए, तब तक ना तो ये आपका ये मीडिया था, ना सोशल मीडिया था। अब जनता हर चीज को बहुत बारीकी से देख रही है, तो समझ रही है। अब हम कोई भी राजनीतिक दल हो, जनता को बेवकूफ नहीं बना सकता है। तो सबसे बड़ा संवैधानिक कोई जो पंथ निरपेक्ष ढपली बजा रहे हैं, बैठ के बीन बजा रहे हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में कई बार इस पर डिबेट भी हुई थी कि सेक्युलर शब्द डाला जाए कि न डाला जाए। उन्होंने, बाबा साहब ने कहा नहीं, जब तक इस देश के अंदर हिंदू है। हाँ, बाबा साहब ने एक चिंता जरूर की थी अनिल सिंह चौहान जी, जिसपे कांग्रेस शायद ध्यान नहीं दे रही है, न देगी। उन्होंने कहा था कि संविधान बन गया, भारत की आजादी मिल गई, क्या भारत की आजादी अक्षुण्ण रह पाएगी? क्या भारत की आजादी बच पाएगी? ये सबसे बड़ा विषय है।
देश के अंदर ये जो अलगाववादी ताकतों के साथ ये लोग खड़े हैं, वो बाबा साहब की बात उस तरफ नजर आती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं अपने लास्ट कमेंट में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कांग्रेस को लेकर, जो आज कांग्रेस ने देश की स्थिति बना रखी देश के अंदर। उन्होंने जब बौद्ध धर्म स्वीकार किया था तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के टाउन हॉल में उनका भाषण है, ये ऑन रिकॉर्ड है, अनिल जी निकाल के पढ़ लीजिएगा और अपने नेता राहुल गांधी जी को जरूर पढ़ा दीजिएगा। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इस देश पे लंबे समय तक राज करेगी तो देश में आग लगा देगी। आज कांग्रेस देश में आग लगाने के काम कर रही है, झूठ बोल बोल के आग लगा रही है। चलिए ठीक है, बाबा साहब को पढ़ लीजिए, ठीक है, उनका ये ऑन रिकॉर्ड है। ठीक है सर, समय कम है सर, और हमें अभी दो प्रवक्ताओं के पास और भी जाना है। अनिल सिंह चौहान जी कुछ कहना चाह रहे थे, संक्षेप में अपनी बात रखिए, उसके बाद प्रमोद गोस्वामी जी के पास आना चाहेंगे। बस 1 मिनट में लूंगा आप। जी जी। ये जो 1956, 58, 47 और 64 कह के हमारे पुरोधाओं पर सवाल उठाते हैं, मैं संजय सिंह जी को एक सलाह दूंगा कि जब जाएंगे ऊपर तो उन्हीं से पूछेंगे कौन क्या किया। मैंने अटल जी पर कोई सवाल नहीं उठाया। तो उस तत्कालीन परिस्थिति में जो काम हमारे पुरोधाओं ने किया, अभी सरदार पटेल पर ये सवाल उठा रहे थे कि सरदार पटेल को सरदार पटेल की तरह काम नहीं करने दिया गया। अरे साहब, सरदार पटेल को फ्री हैंड दे देते तो आरएसएस को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया था उन्होंने। आप कहां जाते? उसी से तो आपका जन्म हुआ है। और सरदार पटेल की बात करने वाले अहमदाबाद में जीते जी नरेंद्र मोदी जी उनके नाम से जो स्टेडियम था उसको अपने नाम से नहीं करा लेते, और उसके बाद भ्रष्टाचार को उस स्टेडियम में पानी नहीं भर जाता। तो ये बात आप मत बताइए कि 56 में क्या हुआ, 64 में क्या हुआ, 68 में क्या हुआ। एक इतना अच्छा लोकतंत्र स्थापित हुआ कि एक तथाकथित चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया और एक राउडी देश का गृह मंत्री बन गया। यह व्यवस्था कांग्रेस ने दी कि सबको समान अवसर दिया। आपने क्या किया? आपने आने के बाद पूरे देश में अलगाववाद, कट्टरता, नफरत का बीज बोने का काम किया। 14 से पहले हिंदू संकट में नहीं था, आप सरकार में आए संकट में आ गया। अभी लगातार जिस तरह के धर्मांतरण पर कानून की बात आप कर रहे थे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब निर्देशन दिया, क्यों कानून नहीं बनाया आपने? 370 पर कानून आपको बनाना है, और पंजाब को अलग कानून बन जाए, छत्तीसगढ़ में अलग कानून बन जाए। क्यों आपने नेशनल लेवल पे कोई धर्मांतरण पर कानून नहीं बनाया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशन के बाद भी क्योंकि आपको सिर्फ वोट की राजनीति करनी थी, सिर्फ नफरत और वैमनस्यता फैलाकर वोट की राजनीति। ठीक है, संजय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से, बिल्कुल समय नहीं है क्योंकि प्रमोद गोस्वामी जी से अंतिम कमेंट लेना चाहेंगे। हिंदू शब्द और हिंदुत्व की राजनीति और धर्म की राजनीति को नफरत की राजनीति बोलते हैं, और मुसलमानों की राजनीति को ये मोहब्बत की राजनीति बोलते हैं। तो हम डंके की चोट में बोलते हैं, हम धर्म की राजनीति, सनातन धर्म की राजनीति, हिंदू धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति करेंगे। आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिए आप जी। यही तो आपकी अलगाववादी विचार। चलिए ठीक है, प्रमोद गोस्वामी के लिए राजनीति करने लगोगे, जिस दिन हिंदू के नाम पर नहीं हिंदुस्तान के नाम पर राजनीति करने लगोगे, देश के लिए सोचने लगोगे, उस दिन दिक्कत नहीं खड़ी होगी। आप हिंदुस्तान के लिए सोचते ही नहीं, आप देश को ठीक है सर, ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना चाहेंगे, प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना चाहेंगे, प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना चाहेंगे। समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है मेरे पास। रोजगार पर, महंगाई पर बात नहीं करना चाहते। ठीक है, समय नहीं है सर, मेरे पास समय नहीं है। प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना है, प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना है, समय नहीं है मेरे पास। प्रमोद गोस्वामी जी के पास जाना है, दोनों मेहमानों से निवेदन है, दोनों मेहमानों से निवेदन है जी। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी, हिमाचल में ठीक है सर, ठीक है संजय जी, ठीक है सर, अपनी बजाय रहते रोजगार, ठीक है सर, कितने रोजगार दिए तुम लोगों ने? ठीक है सर, ठीक है, बेरोजगारी नहीं, भाषा की मर्यादा बनाए रखें ना सर, भाषा की मर्यादा सभी सम्मानीय है मेरे लिए। वही ढपली बजाय घूमते हैं। ठीक है, झूठ बोलते हैं देश के सामने। ठीक है, नहीं, बिल्कुल नहीं संजय जी, बेरोजगारी दूर की जी। ठीक है, प्रमोद गोस्वामी जी, 15 लाख दे दिए। प्रमोद गोस्वामी जी, सवाल एक लोकप्रिय, प्रमोद गोस्वामी जी से सवाल ये है, बड़े प्रमोद गोस्वामी जी से सवाल ये देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं आप लोग। मैं निवेदन कर रहा हूँ आप लोगों से, ऑडियो राउंड न कराना पड़े आप लोगों का, मैं यही चाहता हूँ प्लीज सर। प्रमोद गोस्वामी जी, ठीक है, चर्चा में हो जाती है ऐसी बातें जो थोड़ी सी, जैसे विधानसभा का माहौल है तो यहाँ भी थोड़ी सी गर्माहट आ गई। प्रमोद गोस्वामी जी, सवाल यहाँ पर देखिए ये है कि आखिर अब आगे क्या इसी तरह से होते रहेंगे कि धारा 370, 35 से जम्मू कश्मीर, जो पार्टियां हैं
और इसी तरह से काम करते रहेंगे? क्या इसके सिवाय और कुछ नहीं होना चाहिए? और जम्मू कश्मीर के लिए अब क्या होना चाहिए? सरकार की जो सरकार बनी है उसके आगे कौन कौन सी समस्याएं हैं और किन किन समस्याओं पर उसको ध्यान देना चाहिए? देवेंद्र जी, देखिए, ये बात मैंने पहले ही आपसे कही थी कि इन राजनीतिक दलों की मंशा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति रहती है कि कैसे चाहे वो तो विपक्ष के या और कुछ दलों की तुष्टीकरण की राजनीति कह लीजिए, वो भी वोट बैंक की राजनीति है, और चाहे इधर आ जाइए धर्म की और हिंदुत्व की राजनीति। तो इस देश में हिंदुत्व और धर्म नहीं, सभी धर्मों का देश है ये, तो इसमें केवल हिंदुत्व की या धर्म की राजनीति नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए जी। और ना ही तुष्टीकरण की राजनीति की जानी चाहिए। लेकिन ये सभी दल कहते सब हैं एक दूसरे को, लेकिन सत्यता ये है कि उससे उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सत्ता कैसे हासिल हो ये बात है। दूसरी बात, एक बात ये कहूंगा, अभी चौहान साहब ने एक बात बिल्कुल ठीक कही, मैं उस बात से उनकी सहमत हूँ कि ये एक जो स्मृति ईरानी जी ने आज उठाया कि ये असंवैधानिक है, तो प्रस्ताव लाना कोई असंवैधानिक नहीं है, प्रस्ताव तो ला सकते हैं, लेकिन उसका औचित्य क्या है? औचित्य की बात तो की जा सकती थी कि उसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब तक केंद्र सरकार उसमें उससे रजामंदी नहीं होगी या आपस में बातचीत नहीं होगी, तब तक खाली प्रस्ताव लाने को क्या मतलब है? तो ये तो सिर्फ इसमें भी राजनीति हो रही है। जहां तक चौहान साहब ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं है, ये एक अंदर कोई चीज जानकारी हो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात सच है। मैंने पहले भी कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने ये बात कही कि हम 370 पर कोई बात नहीं करेंगे, न इसमें कोई लेके आएंगे, हम खाली स्टेटहुड पर बात करेंगे, लेकिन वो 370 ले आए। तो भले ही कांग्रेस की जानकारी हो, लेकिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात वहां कही, तो इसलिए ये कांग्रेस प्रवक्ता की बात मानी जा सकती है कि साहब हमसे तो कोई विमर्श हुआ नहीं कि 370 लाएंगे। लेकिन आज स्थिति ये देवेंद्र जी सबसे बड़ी है कि इस पर अगर मतलब ठीक है, विपक्ष अगर ये समझता है कि 370 वहां हटाना ठीक नहीं है, तो उस पर केंद्र सरकार से बैठे विमर्श करे, नंबर एक। नंबर दो, कि जब ये संसद में इस पर बहस हुई थी तब तो सब लोगों ने हिस्सा लिया था, कांग्रेस ने भी विरोध किया था, एनसीपी ने भी विरोध किया था, मुफ्ती सईद की पार्टी ने भी विरोध किया था, लेकिन उसके बाद जब हो गया तो फिर उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। और 370 वो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 370 जो है जम्मू कश्मीर में वो निश्चित रूप से गलत था, वो कुछ समय के लिए था, इसके मतलब ये नहीं है कि वो परमानेंट बन जाए जी। और अगर वो हटा दिया गया है और अगर वो चाहते हैं कि नहीं हटना चाहिए, तो ये केंद्र से फिर एक बार आपसी विमर्श करें, प्रस्ताव ले आए, लाके भेज दिया, ये खाली वहां की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया गया, जो मैंने पहले भी कहा जी। बिल्कुल। तो यही बात बेसिक बात देवेंद्र जी यही है कि राजनीतिक दल जो हैं, अब उनके, मेरे कहने का आशय सिर्फ ये था चौहान साहब कि अब राजनीतिक दल जो हैं वो गरीबी की, महंगाई की, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं उठाते, इस पर ना तो बहस, संसद में कितनी बहस होती है, सत्ता पक्ष होने नहीं देता, या आप लोग उस पर हंगामा कर देते हैं, दोनों पक्ष हैं, एक पक्ष को आप दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, उस पर हम बहस नहीं करना चाहते हैं, खाली लाइमलाइट में आना चाहते हैं कि मीडिया जाए कि हमने विरोध किया, लेकिन समाधान नहीं ढूंढना चाहते हैं। न केंद्र सरकार ढूंढना चाहती है और ना ही विपक्ष ढूंढना चाहती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जो हैं वो खाली इस देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, जहां तक मैं समझता हूँ समाधान के लिए कोई नहीं है। आप पुष्टिकरण नहीं छोड़ना चाहते हैं, जैसा कि अभी सिंह साहब ने कहा, भाजपा प्रवक्ता ने, कि हम हिंदुत्व और धर्म की राजनीति करेंगे, तो वो धर्म की राजनीति करेंगे, तो लेकिन इसका कहीं कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। इस देश एक तो जी, क्या चीज है, इन चीजों से विमुक्त होना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि अब समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो हंगामा हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रस्ताव अगर आया है तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि केंद्र की नीति स्पष्ट है, धारा 370 उसने हटाया है, और फिर आप प्रस्ताव पास करके उसके पास भेजेंगे तो उसका कोई औचित्य नहीं है। वास्तव में हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जो बात कही कि जनता को बेवकूफ बनाने की जो प्रक्रिया है, जो काम किया जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। जो समस्याएं हैं
उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। सत्ता आपके हाथ में है, सरकार आपके हाथ में है। जनता के जो दुख दर्द हैं उनको देखने का प्रयास कीजिए कि उसे कैसे दूर किया जा सकता है। जो परेशानियां हैं उसे दूर करने का प्रयास कीजिए कि देखिए कि कैसे दूर किया जा सकता है, उस पर बहस कीजिए, न कि लोगों को मूर्ख बनाने की काम करें। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।